Hello students, I'm Dr. Mahima Gupta from SD Government College Pyawar। बीकॉम पार्ट थर्ड जीएसटी की क्लास में आपका स्वागत है। आपने मेरे पिछले नोट्स में वीडियोस में टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में जाना कि किस प्रकार से जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी के निर्धारण के लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, कौन से समय को आपूर्ति का समय माना जाता है, इसके बारे में आपने मेरे नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उनका स्टडी किया होगा। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ सेक्शन 31(7) के बारे में, जिसमें विक्रय या वापसी सेल्स और रिटर्न के आधार पर जब हम सप्लाई करते हैं तो उस समय आपूर्ति का समय क्या माना जाता है, क्या निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। मेरे नोट्स में आपने देखा कि सेल्स और रिटर्न के बेसिस पर विक्रय करना क्या होता है। आप लोगों ने पहले भी, आप लोग जो कि बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये अच्छी से पता है कि सेल्स और रिटर्न के बेसिस पर सेल करना क्या होता है। सेल्स और रिटर्न यानी विक्रय या वापसी की शर्त के साथ विक्रय से आशय है कि क्रेता की इच्छा पर, क्रेता अपने इच्छा पर माल को रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। यानी उसे हम जो विक्रय कर रहे हैं वो हमने उसे इस शर्त के साथ किया है कि यह उसके इच्छा पर निर्भर है कि वह उस माल को रखे या उसे रिटर्न कर दे। तो जब यदि वह रिटर्न करना चाहता है तो उसे पूरा माल भी रिटर्न कर सकता है और उसमें से कुछ माल भी रिटर्न कर सकता है। तो जैसा भी वह चाहता है इसके लिए उसे निश्चित अवधि में सूचित करना होता है। तो इस संबंध में सेक्शन 31(7) के अकॉर्डिंग हम माल की आपूर्ति का समय किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। माल की आपूर्ति का समय जो है वह 3 तिथियों में से जो भी तिथि सबसे पहले होगी उसे ही हम आपूर्ति का समय मानते हैं। कौन कौन सी तिथियां हैं ये? हमने बात की थी कि बीजक जारी करने की, जब जिस डेट को इनवॉइस इशू हुआ है, फर्स्ट डेट वह होगी। सेकंड डेट होगी बीजक इशू करने की, बीजक जारी करने की अंतिम तिथि, अर्थात माल की स्वीकृति की तिथि। यदि क्रेता ने माल को स्वीकार किया है तो उसको स्वीकार करने की जो तिथि है वह। और तीसरी तिथि होती है कि आपूर्तिकर्ता जो सप्लायर है उसके यहाँ से जब माल हटाया गया है उस डेट से 6 माह 6 मंथ्स यानी 3 डेट्स आपके पास है। पहला इनवॉइस इशू करने की डेट, दूसरा इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेता द्वारा माल स्वीकार करने की तिथि, और तीसरा जो हम सप्लायर के यहाँ से माल हटाया गया है उस तिथि से 6 मंथ्स। इन तीनों ही डेट्स में से जो भी डेट पहले होगी वही आपूर्ति का समय मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आई हूँ, जिसमें हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखती हूँ और फिर किस तरीके से उसका आपूर्ति का समय निर्धारित किया जाएगा इसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई in each case in accordance with the provision of GST Act if goods are supplied on sales और return basis। जो goods की सप्लाई की गई है वह सेल्स और रिटर्न बेसिस पर की गई है। तो आपको क्या बताना है, टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है। आपके पास 3 केस दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में देखिए आपके पास है रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी आपूर्तिकर्ता के यहाँ से जब सामान हटाया गया उसकी डेट आपके पास है 1/12/2018। सेकंड आपके पास डेट है इश्यू ऑफ इनवॉइस 15/6/19, और तीसरी आपके पास डेट है एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट 15/6/19। रिसीट ऑफ पेमेंट वाले कॉलम से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, यानी हमें पेमेंट कब रिसीव हुआ है उस डेट से कोई सरोकार नहीं है। हमें केवल 3 डेट्स देखनी है। कौन कौन सी? पहली जो इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट है यानी 15/6/19, दूसरी डेट जो
क्रेता ने माल को स्वीकार किया है, सेम डेट को किया है 15/6/19 को। तीसरी डेट हमने कहा कि इस डेट से, जिस दिन आपूर्तिकर्ता के यहाँ से सामान हटाया गया है, उसके बाद से 6 मंथ्स, यानी डेट आपकी क्या हुई 1/12/2018। 1/12/2018 से यदि हम काउंट करते हैं 6 मंथ्स, ठीक है, तो आपके 6 मंथ्स होंगे 1 जून 18, ठीक है। यानी अब आपको 3 डेट्स को 1 जून 19, अब आपको 3 डेट्स को कंपेयर करना है। पहला 1/6/19, दूसरा 15/6/19 और तीसरा भी 15/6/19। तीनों में से जो डेट सबसे पहले होगी दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर 1 जून 2019 सबसे पहले आने वाली डेट है। यानी इस फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, हमारा फर्स्ट कंडीशन में हमारी डेट हो गई 1/6/19। 1 जून 19 को हम टाइम ऑफ सप्लाई निर्धारित करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा 1 जून 19। नेक्स्ट सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस में देखिए आपके पास 3 डेट्स दी हुई है। रिमूवल किया गया है 1 जनवरी 2019, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 18/6/19 और एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट है 16/6/19। तो सबसे पहली बात आती है कि हम ये जो रिमूवल हमें दिया है इससे 6 मंथ्स काउंट करते हैं। तो 1 जनवरी से 6 मंथ्स हो गए 1 जुलाई, है ना। तो हमारे पास 3 डेट्स कौन सी हुई, 1 जुलाई, 18 जून एंड 16 जून। कौन सी डेट सबसे पहले है, 16 जून। तो हमारा इस सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 16 जून विल बी डिटरमाइंड एज टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई आपकी हो गई 16 जून। थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस में देखिए किस तरीके से आएगा। थर्ड केस में आपके पास डेट्स है 1 जनवरी, 15 जनवरी एंड 15 मार्च, ठीक है। इससे हमने 6 मंथ्स कैलकुलेट किए तो हमारे पास क्या आ गया 1 जुलाई 2019। बाकी की देखते हैं 15/1 और 15/3। तो कौन सी डेट है 15/1, है ना। यानी हमारे पास क्या हुआ 15 जनवरी इसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। कौन से केस में, थर्ड केस में। तो देखिए आप, ये हमारे पास 3 कंडीशन थी, तीनों ही कंडीशन में हम अलग अलग डेट्स को टाइम ऑफ सप्लाई मान रहे हैं। देखिए पहले केस में हमने इसके 6 मंथ्स कैलकुलेट करके हमने 1/6/19 को हमने डेट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई माना है। सेकंड केस में चूँकि 16 जून 2019 सबसे पहले आने वाली डेट है, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई ये मानी जाएगी। और इन थर्ड केस जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है वह सबसे पहले आ रही है, इसलिए उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो इस तरीके से सेल्स और रिटर्न के बेसिस पर जब आपूर्ति की जाती है तो उस समय हमें टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण करना है सेक्शन 31(7) के आधार पर। और सेक्शन 31(7) का ये कहना है कि 3 डेट्स में से जो भी डेट सबसे पहले हो उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और वो 3 डेट्स कौन सी है ये आपको माइंड में रखना है। वो 3 डेट्स हैं, सबसे पहली डेट है इनवॉइस इशू करने की डेट, सेकंड डेट है जिसे हम क्रेता द्वारा माल को स्वीकार करने की तिथि या इनवॉइस इशू करने की अंतिम तिथि के नाम से जानते हैं, और थर्ड डेट है जिस दिन आपूर्तिकर्ता के यहाँ से माल हटाया गया है उससे 6 माह की तिथि। तो इन तीनों ही डेट्स में से जो डेट सबसे पहले आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई, यही आपका सेक्शन 31(7) कहता है। तो इस तरीके से किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करनी है। इस तरीके से मैंने आपको आज सेल्स और रिटर्न के बेसिस पर जब माल की आपूर्ति की जाती है उसमें हम किस तरीके से माल की आपूर्ति का समय निर्धारित करते हैं ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से और आपूर्ति का समय निर्धारित करना
सीखेंगे कि किस किस कंडीशन में किस तरीके से आपूर्ति का समय निर्धारित किया जाता है। और साथ ही हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आपको उस रूल्स के बारे में, उन नियमों के बारे में जानकारी के साथ साथ प्रैक्टिकली उन रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन बॉक्स में आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से और आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।